नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी की पूरी डिटेल हमारे सामने है, बस अब हमें अच्छे से तैयारी करनी है। इसलिए मैं एक लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको एक पूरा रोड मैप बताऊंगा, एक पूरी तैयारी करने की एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आपको एक रास्ता दिखा दूंगा कि भाई इस रास्ते पे आप चलोगे तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये चीजें आपको करनी होंगी, इससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। एक बार मैं और ही बता देता हूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्स हम लोग देखेंगे, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है, सबका सब पीओ क्लर्क का डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि कब आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। फिर हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, प्री और मेंस का अलग अलग, कि भाई प्री का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड हम लोग सब जो प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सभी सब्जेक्ट का। फिर मैं जब सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस बता रहूंगा, उसी टाइम पे मैं आपको एक टॉपिक वाइज आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि इन टॉपिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करना है आप लोगों को। तो एक पूरा रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है। फिर मैं आपको कुछ डेली टास्क दूंगा। देखो, बैंक एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो जो डेली टास्क है आप लोगों के, वो अगर आप लोग कर लोगे तो उससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो वो भी मैं आप लोगों को इसके साथ में डिस्कस करूंगा। उसमें जो हमारा जो 100 डेज पीडीएफ का जो कोर्स चल रहा है, 100 डेज टू बिकम ए बैंकर, जो पीडीएफ कोर्स हमारा चल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, उसका भी बहुत अहम रोल रहेगा। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन सी स्टेट में कितनी मेरिट रह रही है। फिर कुछ की पॉइंट्स, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट आपको कैसे अपनी तैयारी में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल के अंदर इसके अंदर बात करने वाला हूँ। देखो, आगे बढ़ूं डिटेल के अंदर, उससे पहले मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। हमारी एक नई एप्लीकेशन में लॉन्च की है, बैंकर्स पॉइंट 2.0। उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। जैसे आपको डेली पीडीएफ मिलती है वहां पे, तो उसमें आपको हिंदी, ये इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में विद सॉल्यूशंस आपको 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है। तो वो बिल्कुल फ्री है वहां पे, तो आप लोग उसको इसके ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारे, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने आपको आरआरबी के, तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री भी मिल जाएंगी। और हमारे सारे बैचेज वगैरह भी, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी इसी के ऊपर चलते रहते हैं। अब देखो, जब भी आरआरबी आता है तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत अहम रोल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर कंप्लीट मैथ आप ही पढ़ाओ, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स आप ही पढ़ाओ किसी बैच के अंदर। तो मैं एक नया बैच लेके आया हूँ, मैथ्स स्पेशल बैच बाय अंशुल सर। तो इसके अंदर मैं आरआरबी पीओ क्लर्क को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ये मैथ्स का स्पेशल बैच है, इसकी 10 तारीख से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, 10 जून से। कब से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी भाई? 10 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, 10 जून पे आप लोगों से मैं मिलूंगा। इसमें लाइव ये बैच रहेगा आप लोगों का, और इसकी जो फीस है वो 999 यहाँ पर रहने वाली है। बिल्कुल अफोर्डेबल फीस है। कंप्लीट इसमें सारी चीजें आपको मैथ्स की मिल जाएंगी, और मैं खुद आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आरआरबी को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ऐसे ही मैंने एक बैच रीजनिंग का लॉन्च किया है, जिसकी भी प्राइस हम लोगों ने सेम रखी है, और वैसे उसकी क्लासेस भी आप लोगों की 10 जून से स्टार्ट हो रही है। इसका पूरा क्लास प्लान वगैरह मैं आपके साथ क्लास में लाइव डिस्कस करूंगा। ये बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर ही लॉन्च होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो इन नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो। तो ये तो किसी को मेरे से मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना हो स्पेशली पूरा का पूरा, तो उनके लिए बैचेज हो गए। जिन लोगों ने पहले से कोई बैच परचेज कर रखा है, पेज लाइव बैच की बात कर रहा हूं मैं, या किसी भी प्राइम में, मेंटरशिप में, किसी भी प्रोग्राम में, तो उनको ये सारी क्लासेस ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो उनको दोबारा से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ किसी भी लाइव बैच में जुड़े हुए नहीं है, तो उनके लिए मैंने अलग से एक अफोर्डेबल ऑप्शन उनको दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपको किसी स्टूडेंट को चाहिए सर मेरे को तो सब कुछ पढ़ना है, मुझे जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है, तो उनके लिए आरआरबी का एक स्पेशल बैच है। ठीक है, तो उसकी भी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। इस प्राइस में आप लोग कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी वगैरह सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। कोई दिक्कत आए तो नंबर आपके सामने दिए हुए, इन नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गई बैचेज वगैरह, क्योंकि काफी सारे लोगों को वैकेंसी आई है, तो बैचेज वगैरह ज्वाइन करने होंगे, कंप्लीट तैयारी करनी होगी। बाकी यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस में यूट्यूब पे भी लेके आने वाला हूं। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें जो हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लास्ट टाइम बच गया, इसके बाद में हम बैच वगैरह नहीं ला पाएंगे, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड बचा है। उस लिमिटेड समय में हमें बहुत ही बेस्ट तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने आज ही ये अनाउंसमेंट आपके लिए कर दिया है। अब देखो, सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो मेन वैकेंसीज है, हम ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, यानी कि क्लर्क और जो पीओ जो जनरली बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे 4483, लगभग 4500 वैकेंसी, और लगभग 2700 वैकेंसी आपकी ऑफिसर स्केल की है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी पिछली बार से थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि भाई हम लोग ये सोच के बैठ जाएंगे सर बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं है। ठीक ठाक है वैकेंसीज, तैयारी करने लायक है, अटेम्प्ट अच्छे से करोगे तो इन वैकेंसीज के अंदर आराम से सिलेक्शन हो सकता है। जो मेहनत करेगा उसका आराम से हो जाएगा।
अब बात आ जाती है, देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी इंग्लिश वीक है ना, उसके लिए बहुत बड़ा चांस है। क्वांट और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लो आप लोग, 70% खेल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें आराम से आप तैयार कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्री एग्जाम में तो आपका आना ही मैथ्स रीजनिंग है। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करूं तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, और बाकी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैंने अलग अलग बैंक हटा दिए, स्टेट वाइज वैकेंसी बता दी मैंने। जैसे आंध्र प्रदेश में 104 वैकेंसीज हैं, बिहार में अगर आप देखोगे तो 391 वैकेंसीज हैं। इधर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे तो 134 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में आपकी 571 वैकेंसी है। ठीक है, इस तरीके से काफी सारी कलर की जो वैकेंसीज हैं ये मैंने यहाँ पे दिखाई है। आप अपने स्टेट की वैकेंसी देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर 343 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में 288 है, उत्तर प्रदेश में आपका 158 वैकेंसी है, तेलंगाना में आपकी 459 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 451 है, आप जाओगे राजस्थान में 150 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो एक कलर की वैकेंसीज हो गई। इसके बाद मैं पीओ की और बात कर लेता हूँ। पीओ की वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका में देखो 429 वैकेंसीज हैं, मध्य प्रदेश में आप लोगों का 319 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में आप लोगों का 265 वैकेंसीज है। ऐसे सारी डिटेल टोटल वैकेंसीज मैंने दी हुई है, तो आप अपने स्टेट की वैकेंसी यहाँ से देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो बाकी जो स्टेट बचे, जैसे राजस्थान में अगर बात करेंगे तो राजस्थान में 76 वैकेंसी ऑफिसर स्केल की। ठीक है जी, तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज आप लोगों की हो गई। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो हमारा प्री एग्जाम होगा वो अगस्त के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और आप लोगों का जो मेंस एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर के अंदर होगा। तो हमारे पास में एक बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, उस लिमिटेड टाइम में हमें हमारी कंप्लीट तैयारी करनी है। तो जिसको जहां से जैसे पढ़ना है, जैसे बैच वगैरह ज्वाइन करना है, फिर यूट्यूब से करना है, अपना पूरा प्लान तैयार कर लो अभी से, इस टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए। उस टाइम फ्रेम में कैसे तैयारी कर सकते हो उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और आपको 7 जून से लेकर 27 जून के बीच में जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। जो एज की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखी हुई है, मैं ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे वाले ऑफिसर स्केल में भर सकते हैं, और ऑफिस असिस्टेंट में 18 साल से ऊपर और 28 साल से नीचे के लोग यहाँ पे भर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट भी दी गई है यहाँ पे कि भाई इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, इसमें इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसमें भी इसके बाद का नहीं होना चाहिए। कुछ केसेस में एज की जो अपर लिमिट होती है, जैसे इसमें 28 है, इसमें 30 है, उसमें छूट मिलती है आपको एक्स सर्विसमैन को कैटेगरी वाइज, तो वो आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में देख पाएंगे। लेकिन जनरल वालों के लिए जो हो सकता है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो दोनों के अंदर ही आप लोगों को किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपकी बैचलर की डिग्री है या फिर आप ग्रेजुएट हो तो आप लोग आराम से इन दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों को अलग अलग भी भर सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट भी भर सकते हो, ऑफिसर स्केल भी भर सकते हो। क्योंकि किन्हीं स्टूडेंट्स को डाउट होता है सर दोनों भर सकते हैं, बिल्कुल दोनों फॉर्म अलग अलग भर सकते हो। इसके अलावा जो जनरल आप लोगों के जो बैचलर डिग्री वाले होते हैं उनको यही वाले फॉर्म भरने होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर कुछ वैकेंसीज होती है, तो जो स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर में, कोई आईटी से, वो इनको भर सकते हैं। तो वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, तो जो भी वैसे स्टूडेंट है तो वो आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स देख सकते हैं अपनी। ठीक है, तो जनरल जो चीजें जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट टारगेट करेंगे वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है लैंग्वेज के अंदर, यानी कि अगर आप किसी भी स्टेट से भरे तो नोटिफिकेशन में आपको वहां की लैंग्वेज दिख जाएगी। जैसे राजस्थान है तो वहां पे हिंदी होगा, यूपी और मध्य प्रदेश में भी हिंदी होगा, गुजरात में गुजराती होगा, तो वहां की लैंग्वेज आपको बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए। जब आपका फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में ये चीज आपकी देखी जाएगी वहां पे। तो ऐसे ही स्टेट से फॉर्म भरे जहां की लैंग्वेज आप बोल पाए, समझ पाए, तो यही टेस्ट होता है। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। फीस की अगर मैं बात करूं तो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 है, बाकी लोगों के लिए 850 है, थोड़ी ज्यादा है फीस। मुझे हमेशा ही ज्यादा लगती है, पहले 600 हुआ करती थी, फिर 750 हुई, अब 850 हो गई, थोड़े दिनों में 1000 भी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट अगर दोनों फॉर्म भरेगा तो उसको 1700 रुपए तो फॉर्म के भरने हैं। 1700 में तो यहाँ पे आजकल हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं इतने लोग मिलके। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी है इसके बारे में हमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन 850 रुपए अगर आप जनरल से हैं तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी एक फॉर्म की, यानी कि आप ऑफिस असिस्टेंट भरोगे तो 850, ऑफिसर स्केल भरोगे तो 850 अलग से। अब मैं बात कर लेता हूँ प्री एग्जाम की। प्री में देखो आपका कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश आता ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं आती जो आप सीख नहीं सकते। एक अच्छा बैकग्राउंड का स्टूडेंट से इंग्लिश लैंग्वेज होती है सीखने में दिक्कत, लेकिन मैथ्स रीजनिंग इजीली सीख सकते हो आप लोग, मैथ्स रीजनिंग आराम से सीख सकते हो। इसलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी
और रीजनिंग एबिलिटी के 40-40 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 40-40 मार्क्स के होते हैं और टोटल मिला के 45 मिनट का टाइम होता है। जैसे अपने बाकी एग्जाम्स में होता है 20-20 मिनट अलग अलग होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आप हो सकता है 20 मिनट मैथ्स को दे दो, 25 मिनट रीजनिंग को दे दो, या 25 मिनट रीजनिंग को दे दो। इस तरीके से आप लोग अपना टाइम अपने हिसाब से बांट सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी पेपर आता है, 45 मिनट में आराम से 80 क्वेश्चन टेकल हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। कलर लेवल पे तो बहुत ईजी, तो पीओ कलर दोनों के अंदर ही सेम पैटर्न होता है प्री का, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, 40-40 क्वेश्चन आते हैं। मेंस की अगर बात करूं तो मेंस में भी सेम पैटर्न ही होता है पीओ कलर का। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आप चॉइस कर सकते हो। और ये चॉइस आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं करनी है, जब आप एग्जाम दोगे उसी टाइम पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश का पेपर देना चाहोगे या हिंदी का देना चाहोगे। तो जो लोग हिंदी माध्यम से हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, वो यहाँ पे हिंदी चॉइस कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा बैंक का एग्जाम है जिसके अंदर आप बिना इंग्लिश के सिलेक्शन ले सकते हो। तो जिनका इंग्लिश वीक है, बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, वो ध्यान दे लीजिएगा, पीछे बढ़ जाओ, ये वैकेंसी लास्ट है, इसके बाद में शायद आपको ऐसा मौका ना मिले, इसलिए इस वैकेंसी को बड़ा सीरियसली ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप हिंदी का पेपर भी यहाँ पे दे सकते हो, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक कंप्यूटर नॉलेज आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के आते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज आती है। कैसे इनकी तैयारी करनी है, क्या करनी है, वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा जब सिलेबस डिस्कस करूंगा। अब मैं सबसे पहले पीओ का सिलेबस, देखो पीओ कलर का सिलेबस सेम है, ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करेंगे तो ओवरऑल सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है कि पीओ वाले एग्जाम में ये वाला टॉपिक ज्यादा पूछ लेता है, ये वाली चीजें कम पूछ लेता है। तो मैं लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे कितनी कितनी चीजें पूछी गई थी और मेरी तरफ से और क्या पूछा जा सकता है, वो भी मैं ऐड करके आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे कि पजल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ पे पिछली बार आए थे, लगभग ये मान के चलो 50% जो पेपर का पार्ट है ना, लगभग 20 क्वेश्चन आप मान के चलो आपके पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट भी इसी में मान लो आप, ठीक है। पजल और सिटिंग में से पूछे जाते हैं आप लोगों को। इसके अलावा एक पेयरिंग के क्वेश्चन आते हैं, कभी एक क्वेश्चन आ गया होगा, वर्ड फॉर्मेशन के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलोजिज्म के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, 3 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के। इनइक्वालिटी के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पीओ के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है आप लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। जैसे आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी पूछी जा सकती है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पीओ में कई बार आ जाती है। वैसे ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कलर में तो आनी आनी, लेकिन कई बार आरबी पीओ में भी आ जाती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो अच्छे लेवल की होती है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, और कोई टॉपिक बच गया तो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोडिंग डिकोडिंग अगर आएगा तो 5 नंबर का सेट ही आ जाएगा, बहुत बार आता है। तो ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है किसी एक शिफ्ट में आया हुआ पेपर का मैंने पैटर्न लिखा हुआ था, लेकिन इसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, तो इन पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। देखो पजल जो आएंगी एक टाइम बेस पजल, जैसे मंथ बेस, ईयर बेस या फिर डे बेस पजल हो जाएगी, कंपैरिजन बेस पजल हो जाएगी, इससे छोटा है बड़ा है, हाइट या फिर वेट के अंदर पूछ लेगा। इसके अलावा आप लोगों को फ्लोर बेस, बॉक्स बेस, फ्लोर और फ्लैट वाली पजल यहाँ पे पूछी जा सकती है। सिटिंग अरेंजमेंट में स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें इनसाइड आउटसाइड फेसिंग हो सकती है और कुछ वेरिएबल के साथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फिक्स कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, बस आपको उन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है। तो पजल और सिटिंग भी इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। पजल और सिटिंग के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे करनी है। अब मेरे पास में दुविधा ये है कि सर 45 मिनट में से मान लो मैं 22-23 मिनट भी रीजनिंग को देता हूं, तो मैं कैसे ये क्वेश्चंस कर पाऊंगा, इतनी हाई मेरिट जब जाती है तब। देखो पजल और सिटिंग का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको सीधा सा एक उपाय बता देता हूं। एक तो आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बैंकर्स पॉइंट लिखोगे ना, तो एक मेरा 3 घंटे का एक वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कराई हुई हैं, तो वो एक आपको देखना है। एक आप देखना उड़ान बेच बाई अंशुल सर, तो उसमें मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ा है, तो वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर स्पीड बूस्टर लिखना, स्पीड बूस्टर बैंकर्स पॉइंट, आप वो भी मिल जाएगी आपको, प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें हमारे जो रीजनिंग की फैकल्टी स्मृति मैम, उन्होंने 15 के आसपास कुछ लेक्चर्स लिए लगातार, एकदम सीक्वेंस वाइज सब कुछ उसमें सिखा दिया गया है। आपका प्री का तो उससे ही बाहर नहीं आएगा, फ्री वाले जो यूट्यूब पे वीडियो है उसी में से, तो वो देख लीजिएगा एकदम एक एक। हम लोगों ने बहुत, अब आप 1000 लेक्चर देख लो पजल सिटिंग का कोई मतलब तो ही नहीं, 15 लेक्चर में हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। ऐसे नहीं है कि आप 1000 पजल के वीडियो ही देखते रहोगे तो कुछ हो जाएगा, 2000 पजल की वीडियो देख लो, कितने भी देख लो, देखने से कोई मतलब नहीं। लेकिन
लेकिन 15 लेक्चर्स के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट हमने आपको दे दिया स्पीड बूस्टर सीरीज में, तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि अप्रोच अच्छी हो जाएगी तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको बस प्रैक्टिस करते हुए जाना है। साथ में ही आप लोगों को क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट 2.0 उसको डाउनलोड करके उसमें एक सेक्शन है एवरी डे प्रैक्टिस, ठीक है, एवरी डे प्रैक्टिस करके एक सेक्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। उसमें जाओगे तो अंदर एक सेक्शन आएगा 100 डेज जर्नी टू बिकम ए बैंकर, उसमें पीडीएफ अपडेट होती है, तो उसमें पजल के भी क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। साथ ही में मैं आपको बात करूं, अगर आप सही अप्रोच से जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आप लोग इनइक्वालिटी की बात करोगे तो आप 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है तो 1 मिनट में। हमारी जो ओपन गेट क्लोज गेट मेथड है उससे आपको पेन पेपर टच ही नहीं करना है। सिलोलिज्म वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आप कॉन्सेप्ट से चलते हो तो आप बहुत आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के 5 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो टॉपिक का नाम लिखो और आगे आप लोग क्या लिख देना, बैंकर्स पॉइंट लिख देना, आपके उस टॉपिक्स के जो लेक्चर है वो निकल के आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। बाकी पेड बेसिस में तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के अंदर या फिर किसी भी टॉपिक में मैंने भी स्पीड बूस्टर सीरीज में काफी सारे लेक्चर्स लिए हैं, उसमें मैंने हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए। तो एक सबसे पहले तो आपको रीजनिंग के अंदर ये करना है, जितने मैंने रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज के अंदर लेक्चर दिखाए उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं आरआरबी पीओ क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो उसको आप यूज कीजिए। तो ऐसे 3-4 चीजों को ये यूज करेंगे, बिल्कुल फ्री सोर्स बताएं, इससे आपकी रीजनिंग और मजबूत हो जाएगी। बाकी आपको 3 स्टेप में काम करना है कोई भी टॉपिक हो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको उसके लगाने हैं, मतलब ताकि आपको आइडिया हो जाए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप लोग कर सकते हो। इन 3 स्टेप से आप लोग कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट और अप्रोच सही होनी चाहिए। जैसे आप इनइक्वालिटी के गलत अप्रोच से जाओगे तो आप 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लो, अगर सही अप्रोच से जाओगे तो 1 मिनट में कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। तो सही अप्रोच से हम लोगों को पढ़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं कलर के अंदर पीओ के रीजनिंग, 1 मिनट, मेंस का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मेंस में वही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पजल का मतलब वही सिटिंग अरेंजमेंट इंक्लूड है। उसके यहाँ पे 17 क्वेश्चन आए थे, सिलोलिज्म के 3 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, लेटर बेस्ड क्वेश्चन 2 और मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन एक आए थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हो सकता है एक आधा कोई टॉपिक और जुड़ जाए। जैसे इसके अंदर आप लोगों का ऐसा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, मेंस लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है, वो नहीं यहाँ पे दिया गया है, तो वो कोडिंग डिकोडिंग में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस के अंदर। बस प्री और मेंस के सिलेबस में फर्क क्या है, चीजें वही है सारी सारी, लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगा तो उससे पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कलर का अगर मैं प्री लेवल का सिलेबस देखूं तो वही है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपका लगभग 50% कंटेन करता है। सिलोलिज्म के 5 क्वेश्चन है, लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन है, लेटर सीरीज वही है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप की सीरीज आ जाती है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ना 1 या 2 सेट भी आ जाते हैं कई बार, तो जैसे न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है ना वो भी यही चीज है, ठीक है। तो ऐसा करके सीरीज 2-3 टाइप की सीरीज बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। एक में तो जैसे सिंबल नंबर लेटर्स ऐसे दिए होंगे, उसमें आपको दाएं बाएं इस तरीके से चीजें करनी होंगी। एक में जैसे नंबर्स दिए होंगे 3-3 डिजिट के, उसमें आपको कुछ चीजें वो ऊपर नीचे करवाएगा। एक में वर्ड्स दिए होंगे उसमें करेगा। तो 3 टाइप की सीरीज बनती है अल्फा न्यूमेरिक में। उसमें 2 सेट आपको क्लर्क में देखने को मिल जाता है। क्लर्क में ज्यादा के चांसेस होते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पूछने के, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, 1 सेट तो पूछेगा 2 सेट भी पूछ सकता है, 10 नंबर के भी आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, फिर 4 क्वेश्चन आप लोगों के नंबर न्यूमेरिक सीरीज के और 4 क्वेश्चन आप लोगों के इनइक्वालिटीज के। अब देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोगों से चाइनीज वाली 5 नंबर की पूछ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इनइक्वालिटी ऑफ ब्लड रैंकिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक से सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने जो पिछली बार का जो पेपर है उसके आधारित चीजें बताई है, कुछ शिफ्ट के पेपर के ऊपर आधारित, जो एक्स्ट्रा बच गया वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। तो ये आपका सिलेबस है। क्लर्क में बहुत इजी पेपर आता है, बहुत ही इजी पेपर आता है, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। आप एक बार आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप एक बार लेवल जरूर चेक कर लीजिए। और लेवल चेक होगा कितने, क्योंकि कुछ लोग क्या है उठपटांग पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो नहीं पढ़ना है आपको, सरल क्वेश्चन पढ़ने, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, फास्ट करना सीखना है। ये खेल है आरआरबी पीओ क्लर्क के अंदर पूरा पूरा। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब आपको पता लग जाएगा कि सीखने का ज्यादा खेल नहीं था, सीखना तो कॉन्सेप्ट सीख के सिंपल सिंपल क्वेश्चन करना, लेकिन स्पीड का खेल है, पूरा खेल ही स्पीड का है। तो उसमें आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो इसीलिए मैंने स्पीड बूस्टर सीरीज चलाई थी, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 3 लेक्चर बचे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। और स्पीड बूस्टर सीरीज से आपको एग्जाम लेवल का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, चाहे वो पजल वाली जो मैडम ने पढ़ाया वो, चाहे वो मैंने जो मैथ रीजनिंग की क्लासेस ली वो हो गया।
क्लर्क में मेंस के अंदर वही पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वही 25 क्वेश्चन इसके आ गए थे। फिर सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, मशीन इनपुट आउटपुट और मीनिंगफुल वर्ड ये आ गए थे। अब जैसे इनपुट आउटपुट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था रीजनिंग के मेंस में, तो ऐसा नहीं कि इनपुट आउटपुट यहाँ नहीं आ सकता, इनपुट आउटपुट यहाँ भी आ सकता है पीओ के मेंस में, ठीक है, आउटपुट। तो आपको सिलेबस पूरा ही तैयार करना है। इसमें जो मैं लिख रहा हूँ उसमें पूरा सिलेबस आ गया, जो मैं यहाँ पे मैंने फाइनल लिख दिया है वो सब कुछ मिला के। तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए डेली के लिए बता दिया कि भाई पीओ का ये है, क्लर्क का अलग है, कुछ लोग एकदम टारगेटेड तैयारी करते हैं, बाकी आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस लेके चलना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब अगर आप लोग रोज की रोज कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रोज की रोज कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सर मेरी स्पीड इंप्रूव हो जाए, तो आप लोग एक डेली टारगेट ले लो। हो सकता है शुरू में नहीं कर पाओ तो अल्टरनेट डे के ऊपर ले लेना, फिर डेली कर लेना। इसमें आपका 100 डेज जो पीडीएफ सोल्व कर रहे हैं, 100 डेज जर्नी टू बिकम ए बैंकर, वो कर रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है फिर आप लोगों को। अगर वो नहीं कर रहे तो ये जरूर कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी के रोज लगभग लगाने की कोशिश करो। 25 नहीं हो रहे 15 लगाओ एक बार, लेकिन लगाओ रोज की रोज। क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस में होना चाहिए। इसमें खेल ही वही है पूरा का पूरा आरआरबी पीओ क्लर्क में, रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज आप उस दौर से गुजरो जिस दौर से आप लोगों को एग्जाम वाले दिन गुजरना है। इसके अलावा सिलोलिज्म के 25 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 25 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 30 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 30 क्वेश्चन, रैंकिंग के 20 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 3 सेट 5-5 क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के 3 टाइप की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनती है। सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 10 सेट लगाने हैं। इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा मेंस के साथ में तैयारी हो जाए। 7 सेट प्री के लगाना और 3 सेट आप लोग किसके लगाना, मेंस के लगाना। इतना अगर आप लोग रोज करेंगे तो आप देखना 1 महीने बाद ही देखना आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान डेली 25 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का कर रहा है, जब 5 क्वेश्चन उसके एग्जाम में आएंगे इनइक्वालिटी के, तो ऐसे सेकंडों में कर देगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस का खेल है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डेली टारगेट भी लिखा है। इसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पीओ के सिलेबस से। पीओ में देखो डीआई ज्यादा आता है, तो लगभग आधा 50%, लगभग 40 में से 17 क्वेश्चन तो आपके डीआई के आगे। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगभग नंबर सीरीज के आपके यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और अर्थमेटिक के यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो यही चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली बार शिफ्ट में नहीं पूछी गई होगी, लेकिन आपसे क्वाड्रेटिक भी पूछी जा सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आएंगे तो 5 क्वेश्चन का सेट आ जाएगा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी भी आपसे पूछा जा सकता है मैथ्स के अंदर जो टॉपिक होता है। इसके अलावा Q1 एंड Q2 टाइप भी पूछा जा सकता है। Q1 Q2 टाइप कुछ नहीं होता है, डाटा सफिशिएंसी भी कोई अलग से टॉपिक नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब है कि कोई अलग से टॉपिक नहीं है ये। इसमें जो ये टॉपिक है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग से होता है। अब कैसा तरीका होता है उसके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज में मैंने इसके क्वेश्चन कराए, तो आप देख लीजिएगा, उसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीएस और Q1 Q2 आपका क्या होता है। चलो ये पीओ का हो गया। अब पीओ का मेंस का सिलेबस, मेंस में देखो डीआई थोड़ा सा ज्यादा आता है यहाँ पे, डीआई और डीएस, तो यहाँ पे वही देखो लगभग 20 क्वेश्चन डीआई और डाटा सफिशिएंसी से पूछे गए। अब प्री में लेवल थोड़ा नीचे होता है, मेंस में थोड़ा ऊपर कर देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नंबर सीरीज यहाँ पे पूछी गई थी, अर्थमेटिक पूछी गई थी। अब देखो Q1 Q2 के बाद प्री में पूछ लेता है और मेंस में भी Q1 Q2 पूछ लेता है, ठीक है। और आपका डाटा सफिशिएंसी भी मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो यही टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कुछ अच्छे लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी यहाँ पे पूछ सकता है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख देता हूँ, क्योंकि हमें तो तैयार करना ही करना है उसको। बाकी जनरली ये पूछा गया था, तो वो मैंने जो पूछा गया था पिछली बार उसका आइडिया देने के लिए ऊपर लिस्ट आपके लिए बना रखी थी। आ जाते हैं कलर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस प्री का। डीआई यहाँ पे थोड़ा सा कम आता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू पीओ लेवल के ऊपर। जैसे डीआई के यहाँ पे 2 ही सेट देखने को मिले, तो 10 से 3 सेट भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। नंबर सीरीज आपका 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन लगभग। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्लर्क में ज्यादा आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन लगभग कई बार पूछे जाते हैं, कई बार 10-15 के बीच में या फिर 15 क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान ज्यादा देना है जो क्लर्क को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, डीएस भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, Q1 Q2 सिंपल लेवल का यहाँ पे पूछा जा सकता है। जनरली डीएस Q1 Q2 का चांस नहीं है क्लर्क में पूछने का, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस हो गया। अब मैं थोड़ा सा मेंस का और देख लेते, उसके बाद में डीआई के बारे में थोड़ी सी बात बता दूंगा, ठीक है। मेंस पे अगर बात करूं तो डीआई 15 पूछी गई थी, अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, यही सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। हो सकता था नंबर सीरीज भी पूछ सकता था, इस शिफ्ट में नहीं पूछा होगा या फिर इस बार नहीं पूछा होगा, इस बार पूछ ले, अगली बार नहीं, अगली बार पूछ ले। तो आपको तो सारे टॉपिक तैयार करने हैं, लेकिन जो पिछली बार पूछा गया था उसके आधार पर मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। लेकिन नंबर सीरीज भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है। और डीएस भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे Q1 Q2 भी पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, तो एटलीस्ट तो ये सारी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। अब देखो सारी चीजें मैंने सिलेबस के लिए बता दी है, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। पजल और सेटिंग में मैंने बता दिया था ओवरव्यू कैसे कैसे करना है। डीआई के अंदर देखो क्या क्या करना है। डीआई के अंदर एक तो है प्री लेवल का डीआई और एक है मेंस लेवल का डीआई। देखो मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि प्री लेवल में क्या क्या पूछ सकता है, मेंस लेवल में क्या क्या पूछ सकता है। प्री लेवल में सिंगल ग्राफ ज्यादातर केस में पूछेगा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ,
पाई चार्ट और टेबल डीआई, सिंगल ग्राफ, या फिर कैसलेट डीआई भी पूछ सकता है। कैसलेट डीआई में दो ही टाइप की डीआई होती है, तो एक टेबल बनेगी आप लोगों की या फिर एक वेन डायग्राम बनेगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने स्पीड बूस्टर की सीरीज की क्लास में आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व भी करवाए हैं, तो वहां से देख सकते हो आप लोग। मेंस के अंदर क्या होगा, मिक्स ग्राफ, जैसे प्री के अंदर डबल ग्राफ का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एक पाई चार्ट दे दिया और उसके साथ में एक टेबल दे दिया, फिर दो पाई चार्ट दे दिया, लेकिन सिंपल होगा क्वेश्चन, उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। मेंस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके एक से ज्यादा ग्राफ होंगे, जैसे आपकी दो टेबल हो गई या फिर एक लाइन ग्राफ हो गया, एक बार ग्राफ हो गया, एक लाइन ग्राफ हो गया, एक पाई चार्ट हो गया, इस तरीके से दो ग्राफ मिक्स करके देगा। साथ ही आपको अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है डीआई के अंदर, जैसे टाइम एंड वर्क पे डीआई पूछ ली, प्रॉफिट लॉस पे डीआई पूछ ली, इस तरीके से डीआई पूछ सकता है। कैसले डीआई में थोड़ा सा डाटा और उलझा के दे देगा बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता डीआई में। तो यही सारी चीजें डीआई के अंदर आप लोगों को सीखनी है बेसिकली। अब मैं डेली टारगेट चीज बता देता हूं। अब आपको सबसे पहले मैथ्स में कैलकुलेशन की स्पीड बहुत जरूरी है मैथ्स को अच्छे से करने के लिए। कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी आप लोगों की तो आपको मैथ्स में स्पीड आपकी अच्छी होगी, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए आपको 1 से 50 तक की टेबल रटी हुई होनी चाहिए। रटी कैसे जाएंगी, लिस्ट निकाल लो उसकी और रोज पढ़ा करो तो अपने आप रटी जाएंगी। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए। 26 से लेकर 100 तक के स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है, आप सर्च कर लीजिएगा। स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक या फिर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने पढ़ाई हुई है, बैंकर्स में डाके लिख लेना तो आ जाएंगी। 1 से लेके 50 तक नहीं, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए, उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। स्क्वायर और क्यूब रूट आप लोगों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना, वो शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन जो आएगा ना, जो 10-15 क्वेश्चन आप लोगों के क्लर्क में आते हैं, उसमें क्यूब, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन में रोल होगा। तो ये याद होंगे तो वो फटाफट 5-6 नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। बोर्ड मार्क्स का आपको रूल अच्छे से पता होने सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये चीजें आपको कैलकुलेशन स्पीड के लिए अपनी हैबिट के अंदर लानी है, याद कर लेनी है। जो जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई हैं उनको फॉलो करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को डेली टारगेट क्या लेना है, मैथ्स में क्या सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 30 क्वेश्चन रोज लगाने हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन रोज लगाने हैं, नंबर सीरीज 20 रोज करनी है, डीआई के 10 सेट लगाने हैं, जिसमें सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। 7 प्री के लगाओ और 3 किसके लगाओ आप लोग, मेंस के लगाओ। अर्थमेटिक के 20 से 30 मिक्स क्वेश्चन आपको रोज लगाने हैं। यानी कि क्या है कि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, दूसरा प्रॉफिट लॉस का, तीसरा बोटनी स्ट्रीम का, तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे ही मिक्स क्वेश्चन की हमें घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ना है वो पढ़ते रहो, लेकिन मिक्स क्वेश्चन आपको फिर लास्ट में डेली प्रैक्टिस के अंदर लेके आने। डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 के वीकली 30 क्वेश्चन लगा लीजिएगा एक दिन किसी दिन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो वही ऊपर वाले ही होते हैं जो टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो उसकी हैबिट बन जाए आप लोगों की। इसलिए वीकली 30 क्वेश्चन इसके लगा लीजिएगा। तो ये डेली अगर टारगेट आप पूरा करेंगे तो इससे भी आप लोगों की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो इंग्लिश मेंस में आती है, आप चाहें तो हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश ऑप्शनल है भी, ठीक है, ऑप्शनल है मेंस के अंदर, लेकिन आता वही सब कुछ है जो बाकी एग्जाम्स में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, डबल फिलर्स, वर्ड स्वेप, मैच द कॉलम, यही सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आती है। लेकिन किसी की इंग्लिश वीक है तो उसको इंग्लिश का पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं तो मैं हमेशा 2 सजेशन देता हूँ। रीडिंग की हैबिट बनाओ और वोकेब इंप्रूव करो। रोज कम से कम 2 घंटे रीड करो इंग्लिश को, और उसमें जितने भी नए वर्ड आते हैं उनको लिख लो एक डायरी के अंदर, और डिक्शनरी में मतलब निकाल के याद कर लो उनको। डेली आपका वोकेब इंप्रूव होता जाएगा, रीडिंग की हैबिट बनती चली जाएगी, उसी से ये सारा टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। बाकी डिटेल में जो हमारे जो फैकल्टी है इंग्लिश की, वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे चीजें। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ कलर की इंग्लिश में भी वही सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो ही देना है। ठीक है, इंग्लिश में जो मैंने बताया है, आप रीडिंग और वोकेब के ऊपर ध्यान दो, उससे आप डेली टारगेट जो करोगे उससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश ऑप्शनल है, किसी को इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं करना, हिंदी पढ़ना है, तो उसके लिए टारगेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते। बाकी दिखे हुए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश के टारगेट्स। मैं बात करूंगा अब मेन हिंदी की, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी में पेपर देने वाले हैं कि सर हम तो हिंदी का पेपर देंगे, इंग्लिश हमें आती ही नहीं है। तो जो इंग्लिश में आता है वही हिंदी में आता है। आप सोचो, पैसेज जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अगर वो गद्यांश के रूप में आपको हिंदी में आएगा तो आप इजीली समझ लोगे उसका। हमें समझ में तो नहीं आता इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो हम उसके इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए आप लोगों का वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर, रिक्त स्थान में मतलब वही फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, वही जो पैराजंबल होता है, वाक्य व्यवस्थीकरण जिसको लिखा हुआ है, हिंदी थोड़ी गलत लिखी है तो माफ कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनियम्स, यही सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हिंदी का यही सिलेबस है आप लोगों का।
कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का कंप्यूटर का एक सिंपल सा सिलेबस है। कंप्यूटर की जनरेशंस, एमएस ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, एफटीपी, वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोटोकॉल रिलेटेड क्वेश्चन और गूगल स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो शॉर्टकट वगैरह की वगैरह होती है वो होती है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, कंप्यूटर के लिए मार्केट से कोई भी पतली सी बुक, चाहे वो आपका ल्यूसेंट पब्लिकेशन हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, कोई भी एक पतली सी कंप्यूटर की बेसिक्स की बुक ले आना, उसको पढ़ लीजिएगा, बात खत्म, कंप्यूटर उसी से हो जाएगा आप लोगों का। हिंदी के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली सी बुक आती है, आप जाइएगा मार्केट में बोलेंगे तो वो बुक आपको बस वही पढ़नी है। आरआरबी के लिए स्पेशल वही बुक आती है हिंदी की, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पढ़ ही सकते हैं। बाकी जो हमारा जो बैच चल रहा है, जो एप्लीकेशन पे चल रहा है, उसमें तो हम हिंदी आपको फैकल्टी से पढ़वाएंगे पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो गई है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के बाद में जनरल अवेयरनेस मेंस के लिए कैसे तैयार करना है। देखो, जनरल अवेयरनेस में दो चीजें होती है, एक तो करंट अफेयर का पार्ट होता है, एक वो बैंकिंग वाला या बैंकिंग या फाइनेंस वाला पार्ट होता है। ठीक है, आपका 20 से 30% तो ये आता है और 70 से 80% आपका करंट अफेयर आता है। ठीक है ना, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर लो, कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई मंथली बूस्टर्स वगैरह आते रहते हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी आते हैं मैगजीन वगैरह, वो आप फॉलो कर सकते हो। आपको करना क्या है, जिस दिन मेंस का एग्जाम होगा उससे पीछे के 3 महीने का तो एकदम से रट लेना है, एकदम से 100% याद होना चाहिए, 5-10 बार रिवाइज होना चाहिए। और उसके पीछे 3 महीने का, उसके पीछे 3 महीने का 3+3, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो भी आपका होना चाहिए। नहीं, ओवरऑल आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए मैं फिर से बोलूंगा, कोई भी बुक आप लोग इसमें ले आइएगा, इसकी जनरल जो बुक आती है, और उससे आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 पोर्शन होते हैं, मेन आपको करंट अफेयर पे फोकस रखना है। आगे आ जाते हैं भाई। अब देखो, जो भी स्टूडेंट तैयारी करेगा वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, मॉक टेस्ट से ही स्पीड इंप्रूव होगी। लेकिन मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका होता है, अगर आपको वो सही तरीका नहीं पता है तो मॉक टेस्ट आपको काम ही नहीं आएंगे। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको ये बताए, मतलब इंप्रूव ही नहीं करा पाएगी कि आप लोग किस तरीके से मतलब आपको मॉक टेस्ट इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी तैयारी को कैसे इनहेंस कर रहे हैं, वो चीजें आप लोगों को पता ही नहीं लग पाएगी अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट दें। जैसे किसी स्टूडेंट ने डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा, डेली एक मॉक टेस्ट दे रहा है, उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, बहुत सोच समझ के पॉइंट्स बनाए गए हैं। यस, मॉक टेस्ट डू हेल्प इन योर ओन, मतलब हर स्टूडेंट को मॉक टेस्ट एक अलग तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, टेक एवरी मॉक टेस्ट एज इट्स द एक्चुअल एग्जाम, अगर आप हर मॉक टेस्ट को एक्चुअल एग्जाम की तरह नहीं लेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, डोंट टेक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग टेस्ट, जैसे आपने रूल एक टेस्ट रोज देना है तो दे रहे हैं, बस उसके लिए मत दो, पूरा प्रॉपर तरीके से एक्चुअल एग्जाम की तरह दो। उसके बाद में दीज टेस्ट विल नॉट टेल यू हाउ गुड यू आर बट हाउ कैन बी बेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो कोई समझ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि मॉक टेस्ट आपको ये नहीं बताते कि आप कितने अच्छे, मॉक टेस्ट आपको और बेहतर कैसे बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे आपने पहले मॉक टेस्ट में एक गलती की, कोई माइनर, जैसे मान लो इनइक्वालिटी के आपके हर बार 5 नंबर आते हैं, किसी मॉक टेस्ट में आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए अचानक से, फिर आपने देखा मैंने कोई माइनर सी मिस्टेक कर दिया, फिर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, कोई मैथ्स के क्वेश्चन में, तो जो माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे हैबिट में होती है और हमें पता नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट वो बताता है कि तेरे से ऐसी मिस्टेक भी होती है भाई, तो उस मिस्टेक को जैसे एक मॉक टेस्ट में कर दी, 2 में कर दी, तीसरे चौथे में 5वें फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे एक चीज हम लोगों ने सीख ली, एक चीज हम लोगों ने गलती कर ली एक बार, तो उसके बाद में वो गलती दोबारा बार बार में रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, वो गलती बार बार में रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस एक बार जो हम लोगों ने गलती कर ली, मॉक टेस्ट में कर ली, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, फिर उसको धीरे धीरे उस गलती को इंप्रूव करते चले जाएंगे। तो ऐसे करके अगर हम 50 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारी छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक्स होती है वो इंप्रूव होती चली जाती है और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है। तो मॉक टेस्ट को आप इस तरीके से काम में लो कि वो डे बाय डे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करें। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें लिखा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट कीप रिपीटिंग देम, यानी कि गलतियों से सीखना है। एक मॉक टेस्ट में गलती की, एनालिसिस किया उसका, फिर उससे सीखा, आगे गलती रिपीट नहीं करनी है। अगर गलती रिपीट ही करनी है तो फिर क्यों लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, जब जो गलती मॉक टेस्ट में की वही एग्जाम में ही करनी है तो क्यों लगा रहे हैं फिर। तो यही सारी चीजें, तो मॉक टेस्ट को उस तरीके से देना है। सबसे पहले मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर एनालिसिस अच्छे से करेंगे। उसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता ही नहीं था, कोई बात नहीं, उसको सीख लो क्वेश्चन को। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आता था लेकिन फिर भी गलत हुआ है, तो उसको आप लोग ये देखो कि उसमें मिस्टेक कहां पे की और उस मिस्टेक को फिर इंप्रूव करो। तो मॉक टेस्ट को इस तरीके से आप लोगों को देना है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे से जितनी कट ऑफ यहाँ पे लाई गई है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ दिखा रहा हूँ। जैसे पीओ की प्रीलिम की कट ऑफ है तो मैं एक बार क्या करूंगा, इसको एक एक करके यहाँ पे
आगे इसको करता रहूंगा और आप लोग क्या करेंगे, इसमें अपना जो भी जिसकी भी जो भी स्टेट की कट ऑफ है वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जैसे में ये आरआरबी पीओ का कट ऑफ है, इसके बाद में ये आरआरबी पीओ का बाकी स्टेट्स का कट ऑफ है। कुछ कुछ कट ऑफ जो अवेलेबल नहीं हो पाई वो हमने नहीं दी, जितना हमसे हो पाया मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश की है। ठीक है, ये आरआरबी पीओ मेंस का कट ऑफ है, ये आरआरबी मेंस का कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। ये आरआरबी पीओ मेंस का कट ऑफ है स्टेट वाइज। राजस्थान का जैसे मैं बता दूं 89.31 है अनरिजर्व्ड का। उसके बाद में आरआरबी क्लर्क का देख लेते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ दिख रहा होगा आप सभी को। उसके बाद में आरआरबी क्लर्क प्री का बाकी स्टेट्स का देख लेते हैं। ये आरआरबी पीए क्लर्क का ही, बाकी जो बच के स्टेट उनका है। इसके बाद में मेंस का जो कट ऑफ है वो आपके सामने आरआरबी क्लर्क का है। ये भी मेंस का कट ऑफ आपके सामने है, ये भी मेंस का कट ऑफ आपके सामने है। तो जिसका भी जिस स्टेट का कट ऑफ था वो आप लोग करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा अटेम्प्ट था। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से जितने भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे सबका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी ठीक ठाक है, मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा तो मैं कम भी नहीं बोलूंगा। वैकेंसीज को एक अच्छा मौका है आपके पास में। जो स्टूडेंट ये बोलते हैं ना सर मेरे तो इंग्लिश वीक है इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ एक गोल्डन चांस आपके पास है। अच्छे से तैयारी करो, दम लगा के तैयारी करो, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, और मैं भी आपके लिए जो भी कर सकता हूँ मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट मेरे तरफ से करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो एप्लीकेशन के बैचेज हो चाहे वो यूट्यूब की क्लासेज हो। आपको इन वैकेंसीज के लिए मेरे से क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे आपके साथ में आगे कैसे कनेक्ट होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।